हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था रेडियस फॉर इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट। इस लेक्चर में हम करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जैसे कि हमने रेडियस निकाला था, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, n स्क्वेयर h स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m जेड ई स्क्वेयर, ये हमारे पास आ चुकी थी। नेक्स्ट हम देखें कि जो हमारा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा था, ठीक है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिवॉल्व करने में। तो यानी कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। यहाँ एक आर से एक आर कैंसिल कर सकते हैं, तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा, अगर वी स्क्वेयर की वैल्यू निकालें तो वी स्क्वेयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इधर आ जाएगा जेड ई स्क्वेयर बाई एम इंटू आर। अब क्योंकि आर की वैल्यू हमारे पास है, बोहर्स रेडियस के लिए हम पहले ही कर चुके हैं डेरिवेशन, तो इसको यूज करेंगे यहाँ पर हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वेयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वेयर बाई एम इंटू वैल्यू ऑफ आर, इधर हो जाएगा हमारा पाई एम जेड ई स्क्वेयर एंड बाई एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट। देखिए हम रेडियस पहले ही निकाल चुके हैं, लास्ट लेक्चर में हमने किया है। अगर आपको ये नहीं पता कि कहाँ से आया तो लास्ट लेक्चर चेक कर सकते हैं, बोहर्स मॉडल लेक्चर 1। तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल नहीं कर पाता, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं घुस सकता। तो क्या करता है ये न्यूक्लियस, इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाता है, ठीक है। तो वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह काम कर रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो हम कह देंगे दोनों फोर्स इक्वल हैं। तो एम वी स्क्वेयर फोर्स ये हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल आ गया था, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल आ गया था। तो हमने दोनों को इक्वल रख दिया। यहाँ से हमारा वी स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वेयर बाई एम इंटू आर। फिर हमारे पास आर की वैल्यू ऑलरेडी है, वो हमने पुट कर दी। फिर क्या करेंगे, एम से एम कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर वी स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट जेड इंटू जेड, जेड स्क्वेयर ई स्क्वेयर इंटू ई स्क्वेयर ई 4 एंड बाई एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एंड एप्सिलॉन नॉट हियर वी कैन राइट एप्सिलॉन स्क्वेयर। अब हमारे पास इधर स्क्वायर है, तो इसको दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले देंगे। तो इधर से क्या हो जाएगा, 1/z स्क्वायर रूट z एंड e4 स्क्वायर रूट e स्क्वायर हो जाएगा। इधर करेंगे तो 4 का रूट 2 और इसका एप्सिलॉन, इधर n इधर h, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगर
ये सभी वैल्यूज़, क्योंकि हमारे पास h की वैल्यू होती है, एप्सिलॉन की होती है और e की होती है, तो ये सभी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे तो हम वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हैं किसी के लिए भी। और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 तो हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ई की वैल्यू होती है ऑलरेडी, एप्सिलॉन की होती है और एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की होती है। तो सभी की वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2.18 इंटू 10⁻⁶ एंड जेड की वैल्यू हमें एटॉमिक नंबर लेना होगा और एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेना होगा। तो फिर अगर हम चेक करें हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमें ये वैल्यूज़ 2.18 इंटू 10⁻⁶, जेड की वैल्यू क्या होती है, एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन इज 1, ठीक है, तो 1 हम लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा। तो हमारा इधर क्या आ जाएगा 2.13 इंटू 10⁻⁶ मीटर/सेकेंड। ये हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए वेलोसिटी आ जाएगा। यहाँ पर हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, अगर हम चाहें सेकंड ऑर्बिट में निकालना, ठीक है। अगर सेकंड ऑर्बिट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो सेकंड ऑर्बिट में अगर हम निकालेंगे, मान लीजिए वो कोई भी दे देगा, तो एन की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और जेड किसी भी एटम के लिए जो भी एटम दिया हुआ है उसका एटॉमिक नंबर लिख देंगे। अगर हम इस वेलोसिटी का कंपैरिजन करें वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो हमें पता है ये देखो 10⁻⁶ में है, और जबकि लाइट की कितने में होती है, 10⁸ में होती है। तो इसका मतलब 100 टाइम्स तो है ही, और वो 3 लाख होती है, यानी कि 3 होती है, और इधर देखेंगे तो 2.13 है, तो थोड़ा सा और डिफरेंस पड़ता है 100 से ज़्यादा। तो हमारा ये कितना आता है, एस्टिमेटेड 1/137। तो ये हमारी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या फॉर्मूला आता है, 12mv²। तो इधर फॉर्मूला में v की वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्योंकि v अभी हमने निकाला है, तो वो लिख देंगे 12m, और v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, z² बाई 2ε0 h और n। ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी थी। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो इधर से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 12mz² E4 एंड बाई 2 स्क्वायर मीन्स 4 एंड एप्सिलॉन स्क्वायर h² n²। नेक्स्ट हम इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इधर देखेंगे हमारा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कट रही होगी। इधर क्या हो जाता, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो mz² E4 बाई 4 × 2 = 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h² n², ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। फिर हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। तो हमें पता है ये क्या है, 1/4πε0, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r। तो Q1 Q2
बाई आर, जो कि चार्ज की फॉर्म में हम करते थे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो हमारे चार्ज हैं, यानी कि एक तो एटॉमिक नंबर ही होगा, ठीक है, और उसके साथ जितना भी चार्ज है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, उसके बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनका चार्ज, ठीक है। यहाँ पर विद साइन लेते हैं जब भी हम पोटेंशियल लेंगे, ठीक है, और बाई आर। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस साइन बाहर ले देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ZE² बाई आर। फिर हम R की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो R की वैल्यू वगैरह हम अगर इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE², और R की वैल्यू हमें पहले भी कई बार पुट कर चुके हैं, तो इधर से क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई m ZE² और बाई n² h² एप्सिलॉन नॉट। इधर हम देख रहे हैं पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, कैंसिल हो जाएगी, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, -1/4 एप्सिलॉन 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 स्क्वायर Z² E² E4। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम अगर देखें, ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आता, mZ² E4, ठीक है, और इधर भी हमारे पास m भी है, तो ये m भी हो जाएगा। तो देखें एक बार, इधर हमारे पास Z इंटू Z, Z² E² इंटू E² E4 इंटू m, और बाई 4 एंड पाई से पाई कैंसिल हो चुका था, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, और क्या बचता है हमारे पास इधर, n² h²। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में अगर हम यहाँ पर कुछ डिफरेंस देखें तो काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, ये हमारा 1/8 दिस टर्म है और ये हमारा 1/4 सेम टर्म। इसका मतलब हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यही तो देख रहे हैं हम। नेक्स्ट हम किसी के लिए भी अगर यहाँ पर टोटल एनर्जी निकालना चाहें, टोटल एनर्जी निकाल लें। टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है, -1/4 पाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m Z² E4 बाई n² h²। काइनेटिक एनर्जी प्लस साइन के साथ है 1/8 एप्सिलॉन स्क्वायर h² n², और ऊपर हमारे जो गिवन है m Z² E4। अब ये डबल है, एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 और एप्सिलॉन स्क्वायर h² n², और ऊपर हमारी जो टर्म्स हैं वो क्या बच जाएंगी, इधर हो जाएगा हमारा 8 है, इधर 4 है, तो 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, माइनस साइन के साथ हमारा क्या आ जाएगा, m Z² E4। ये हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर देखें तो टोटल एनर्जी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। E की वैल्यू हमें गिवन होती है, एप्सिलॉन की होती है, h² की होती है, ठीक है, और ये सभी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा,
-13 पॉइंट, क्योंकि हमें मास भी गिवन होता है इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी हमें पता होता है, तो -13.6 इंटू Z²/n², ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और हमारी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी किसी के लिए भी निकाल देंगे जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक है, चलो तो फिर हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालते हैं, या फिर कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में कैसे निकालेंगे हम? -13.6 और फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है, Z की वैल्यू 1 होगी और N की वैल्यू भी हमारे क्या हो जाएगी, 1 ही आएगी। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर हम बात करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा हमारा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालें, सेकंड ऑर्बिट तो क्या हो जाएगा हमारा -13.6, और यहाँ पर सेकंड में भी जो हमारा है, सेकंड ऑर्बिट में कौन सा आ सकता है जिसके लिए Z की वैल्यू मिनिमम हम 1 रखें और N की वैल्यू 2 रखें, तो 2 का क्या हो जाएगा हमारा, 2² का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा एंड 4 4 जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से आप थर्ड ऑर्बिट की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट में हमारे पास क्या आ जाएगा, -13.6/9 हो जाएगा, क्योंकि n का स्क्वायर है। तो इस तरीके से नेक्स्ट फोर्थ में, तो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना, हमने पहले हाइड्रोजन एटम की ही बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के लिए Z का नंबर 1 होगा और N का इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो N 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो Z की वैल्यू तो 1 ही रहने वाली है और n² क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि सेकंड ऑर्बिट के लिए। थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -13.6 और बाई 3 का स्क्वायर 9, उसको सोल्व करेंगे हम, तो इस तरीके से हमारा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थर्ड ऑर्बिट के लिए भी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज दिस, कैलकुलेट द रेडियस इन N2 ऑर्बिट। तो हमें हाइड्रोजन और एटम के लिए सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट की, यानी कि n=1 के लिए हमें रेडियस दे दी गई है और n=2 के लिए हमें निकालना है। तो हमें गिवन है जो R फर्स्ट ऑर्बिट के लिए गिवन है, हमारे पास क्या है, 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर गिवन है। नेक्स्ट हम अगर किसी भी ऑर्बिट के लिए निकालते हैं, Rn के लिए निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n² इंटू R फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। ऐसे इस फॉर्मूला से हम किसी भी ऑर्बिट के लिए रेडियस निकाल सकते हैं। तो R सेकंड निकालना है हमें, तो ठीक है, तो n सेकंड के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें n सेकंड के लिए निकालना है, तो n सेकंड में यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू R1 यानी कि 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास R2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि 5 4 जा 20 एंड समथिंग आएगी, यानी कि 2.12 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस एंड फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें टोटल एनर्जी गिवन है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गिवन है। अगर हम बात करें यहाँ पर
टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमें पता है कि टोटल एनर्जी के इक्वल ही होती है, लेकिन वो किस में होती है, नेगेटिव साइन में आ जाएगी। यानी कि जितनी भी हमारी टोटल एनर्जी है उसका नेगेटिव साइन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट उसने कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी भी निकालिए उसी स्टेट में। तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी की तो जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइन के साथ होती है और ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। तो ये अभी हम वैल्यूज पुट कर देंगे, -2 साइन इनटू काइनेटिक एनर्जी 1.51, दिस विल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस साइन एंड दिस विल बी 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं अगर कोई भी एनर्जी के लिए आता है। तो अगर हम एनर्जी डायग्राम शो करना चाहें तो कैसे शो करेंगे, डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए। यानी कि फर्स्ट की जब भी हम बात करते हैं n=1 के लिए, ठीक है, तो n=1 क्या होता है, ग्राउंड स्टेट ही होता है, ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन एटम के लिए हम शो कर रहे हैं n=1 क्या होता है, ग्राउंड स्टेट के लिए। तो n1 के लिए हमने जो एनर्जी निकाली थी वो कितनी आई थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n2 के लिए निकालना था हमने इसी तरीके से, n=2, n2 के लिए आई थी हमारी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमने 3 के लिए निकाला था, n=3 के लिए। तो n3 के लिए हमारा क्या आ गया था, 0.51। फिर n4 के लिए निकाल लें अगर, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी था, जो कि क्या था, -13.6 इंटू से करके हमने n के साथ क्वांटम नंबर ऐड कर लिया था। तो -13.6 बाई हमारा n² से सभी निकाल चुके थे हम, -13.6 बाई स्क्वायर ऑफ 2 एंड -13.6 बाई स्क्वायर ऑफ 3 एंड माइनस। नेक्स्ट फोर्थ के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -13.6 बाई 16 एंड ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, 0.85। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी है वो इधर देखेंगे तो बढ़ती ही जा रही है माइनस साइन के साथ। इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्टेट ऐसी आएगी कि वो वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही 0 हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर 0 तक के लिए देखें तो बीच में क्या हो जाएगा, ये लाइन देखो अभी क्लोज होती आ रही थी, तो क्या होगा, अब और ज़्यादा क्लोज आने लग जाएंगी। इनके बीच के जो लेवल है 0 और यहाँ पर n5 6 के लिए बात करें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 0 से ऊपर तो बिल्कुल ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लग जाएंगी, यानी कि बिल्कुल क्लोज होने लग जाती है हमारी ये सभी। तो ये जो हमारी होते हैं अनबाउंड आयनाइज्ड एटम के लिए होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारा एटम है, ठीक है, कैसा हो जाता है, अनबाउंड। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ चुकी होगी। इधर देखा था नेगेटिव में, तो एनर्जी ज़्यादा होती जा रही है जितना नेक्स्ट हम ऑर्बिट में जा रहे हैं। अरे ये भी तो देखते हैं हम, ये हमारा न्यूक्लियस है, इधर इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा, यानी कि n नंबर ऑफ ऑर्बिट, यही तो है,
फर्स्ट इसके ज़्यादा नज़दीक है, सेकंड दूर है और वो उससे दूर है। इस तरीके से जितने दूर ऑर्बिट होते चले जाएंगे उतना कम क्या हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा उतनी ही कम एनर्जी चाहिएगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिल जाए कहीं से भी, यानी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी उसको मिलेगी उतना ज़्यादा वो अनबाउंड होता चला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा।